अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिल आखिर आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो गई और एलामिया भी आ गया उसका। हमने भी कुछ इकदाम उठा लिए हैं, इस पर बात करेंगे हम। साथ साथ हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नॉन सीरियस एटीट्यूड, सोशल मीडिया पे मैं कमेंट्स देख रहा था, इस पर बात करेंगे। कनाल्स का प्रोजेक्ट फिलहाल पॉज पे चला गया जनाबे वाला। उसके बाद बात करेंगे, आज भी कौमी यकजहती ना हो सकी। आखिर में जो एक्शन आज किया है उमर अयूब, शिबली फराज और अलीमा खान साहिबा ने, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब, सुबह मैंने कहा था कि ये रिस्पॉन्स इतना तगड़ा नहीं पाकिस्तान ने अभी तक दिया, और अभी मेरी हमारे एक दोस्त है, मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो कहते हैं बड़ा कैलकुलेटेड और बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स है पाकिस्तान के पास। जो पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है नाजरीन, वो है एयर स्पेस का बंद करना। एयर स्पेस का बंद करना जो है, वो पिछली बार भी उससे भारतीय एयरलाइंस का नुकसान हुआ था, इस बार भी नुकसान होगा और इस बार ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है उनका, अगर ये लंबे अरसे तक चलेगा। और साथ साथ ये कि अफगानिस्तान में, क्योंकि अब अमरीकी हुकूमत नहीं है वहाँ पर, अफगान हुकूमत सॉरी नहीं, तालिबान है, तो वो एयर स्पेस भी फिलहाल वहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुजरता, वो बंद है एयर स्पेस। तो लंबे चक्कर काटने पड़ेंगे। अब वो मोदी अंकल जो हैं, जो अपनी सस्ती साइकिल लेके आएंगे, तो वो लंबा चक्कर काट के अमेरिका यूरोप जाएंगे, हमारे सिर के ऊपर से गुजर के नहीं जाएंगे, टाटा बाय बाय नहीं करेंगे वो जो बातें करते हैं। तो ये पाकिस्तान के पास था सबसे मौसर हथियार, जो कि इस्तेमाल किया गया। इसके बाद दूसरा जो हथियार था वो था ट्रांजिट ट्रेड का बंद करना। इंडिया के साथ हमारा ट्रेड तो बंद है, लेकिन ट्रांजिट ट्रेड चलता रहता था, ट्रक्स यहाँ से जाते थे भारत से अफगानिस्तान, वो भी बंद कर दिया गया है। दूसरे ममालिक को जो सेंट्रल एशिया जाएगा वो बंद कर दिया गया, लंबे रूट से जाए, जाने तो जाए, दफान हो जाए। मैं आई डोंट नो, मेरा ख्याल है हमसे चंद बुनियादी चीज़ें हम जो बेहतर कर सकते थे। सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इससे ज़रा ज़्यादा सख्त रिस्पॉन्स होना चाहिए था, या अगर आता रिस्पॉन्स तो ज़रा सख्त आता, ज़रा सख्त लहजे में बता दिया जाता। मेरी ख्वाहिश है ये कि हम उनको इन्हीं की ज़बान में जवाब देते। हमने इनकी ज़बान में ठीक जवाब नहीं दिया इनको। मेरा ख्याल है इससे बेहतर हो सकता था, मेरा ये ख्याल है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कंफर्म किया आज अलीना शिकरी साहब के इंटरव्यू में कि जनाब, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास कुलभूषण यादव भी है, हमारा बयानिया कोई बिकता नहीं है जनाबे वाला। उसकी वजह अब मुझे मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी है, आपको भी आती है। आपका बयानिया जब आपके मुल्क में शोर मचा नहीं सकते, आपका ट्विटर बंद है इंडिया वालों से, आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी की सारी जो अटेंशन है वो इंडिया ने हासिल की, आप कुछ नहीं कर सके। यहाँ पर आप बैठ के ए जी जी वो जो है ना, वो जो है ना करते रहे हैं। तो वो इसी वजह से होगा। आपके मुल्क में जब मीडिया को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया जा रहा है, सोशल मीडिया को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये टूल्स होते हैं किसी भी मुल्क के, इससे मुल्क का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत दूर तक जाता है। आपने ये सब डिस्ट्रॉय किया, तो आप ये डिजर्व करते थे, आपके साथ ये होना ही था। मैंने पहले भी कहा था कि ये परसों हो जाना चाहिए था, ये आज भी नहीं हुआ। कितनी टोन डेफ है हमारी रियासत, जो अपने आप को कहलाने की शौकीन है, कितने बड़े बड़े डफर्स बैठे हुए हैं हमारे पास, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, अभी तो जो होना था वो हो चुका है, अब देखते हैं कब तक होता है। बज़ाहिर यूं महसूस हो रहा है कि ये जंग नहीं होनी, और बज़ाहिर ये भी महसूस हो रहा है कि बाई डिज़ाइन ये इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ा गया। पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे, शिमला अकॉर्ड का जिक्र ज़रूर किया है, लेकिन उसके ऊपर कहा है ये हो सकता है अगर नहीं मानेगा भारत तो। शिमला मुआहदा जब होगा तो उसके बाद कहेंगे जी बायलैटरली मामला जो सॉल्व करने हैं, अब हम थर्ड पार्टी सालिसी की तरफ जाएंगे। एक तो ये, दूसरा एलओसी जो है वो सारी फारिग कर देगी, वर्किंग बाउंड्री सारी उड़ जाएगी। उसके बाद आप लगे रहें, तमाशे करते रहें, और अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानेगा तो फिर आप बाकी 3 जो दरिया हैं, जो कि इंडिया के हवाले किए गए थे, सरेंडर किए गए थे, उनको भी वापस रिक्लेम करेंगे। उस वक्त नाजरीन पानी ज़्यादा होता था, पूरा साल पानी आता था, स्टोरेज नहीं थी इतनी, तो हम लोग जो हैं वो मान लिए कि चलो यार, ये तो हमारे मुल्क में सैलाब ही आता रहता है इसकी वजह से। अब हम पानी नहीं है हमारे पास, तो अब हमें याद आता है कि उस टाइम गलत फैसला हो गया था। चले, फिर ये करना है तो एक दफ़ा, अगर जंग है तो फिर जंग ही सही। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कह दिया वाटर हमारी लाइफलाइन है, ज़ाहिर बात है लाइफलाइन है, ये बंदे ही मर जाएंगे सारे। पीने का पानी अगर आप बंद करेंगे, आपकी सारी ज़राअत तबाह कर देंगे ये। आगे इस्टेब्लिशमेंट का, कनाल्स का मंसूबा आज शेल्फ हो गया, बड़ी शिकस्त हुई है इस्टेब्लिशमेंट को।
बिलावल भुट्टो साहब ने उसका हालाँकि क्रेडिट लिया है, लेकिन वो भी मुनाफ़िक़त ही थी एक अदद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म का की कि जी होल्ड करते हैं, 2 मई को किया जाएगा। मैंने आपको पूरी टाइमलाइन दी थी कि किस तरह 7 फरवरी को ये कंपनी फ़ॉर्म की गई, ग्रीन इनिशिएटिव। सीसीआई के इजलास में अप्रूवल होनी थी, सीसीआई का इजलास नहीं हुआ। उसके बाद 8 जुलाई 2024 को सदर ज़रदारी को ब्रीफिंग देके मंजूरी ली। असल मंजूरी सीसीआई में होनी थी, सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया जा रहा था। दूसरी तरफ कनालों पे काम शुरू था, खुदाइयाँ की जा रही थी, पता नहीं किस बात की इतनी जल्दी थी। एक साहब हैं इस्लामाबाद में, एक डॉक्टर साहब हैं, मुझे नाम उनका ज़हन से निकल गया, वो कहते हैं पता नहीं किस बेवकूफ़ आदमी ने ये मंसूबा कंसीव किया है। वो एक सहाफ़ी हैं मुबैना किस्म के, उन्होंने भी स्टोरी लगाई थी कि जनाब ये कैनाल्स का मंसूबा नहीं चल सकता, लेकिन हम चलाने पे बाज़िद हैं। हम अरबों रुपया कौम का लगाएँगे और ये नहरें खोद देंगे और इस नहर में बाद में हम मौत के कुओं वाली गाड़ियाँ चलाएँगे, लेकिन ये बनाएँगे सही। तो ख़ैर वो शेल्फ़ हो गया जनाब। जो सिंध की नेशनलिस्ट पार्टियाँ वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो कह रही है फ्रॉड है। देखते हैं क्या होता है इसके ऊपर, इस फ्रॉड में देखते हैं आगे जाकर क्या होता है, कनालों का मंसूबा बनता है कि नहीं बनता। लेकिन मेरा ख्याल है हमें अकल नहीं आई है। क्यों अकल नहीं आई? वो अकल इसलिए नहीं आई क्योंकि हम अभी तक यूनिफाइंग फैक्टर्स पे बात नहीं करना चाह रहे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी इमरान खान को एपीसी एपीसी पे बात हुई है, हम देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो एपीसी बुलाएंगे, लेकिन इमरान खान को नहीं बुलाएंगे। वो तो अपने ज़माने में नहीं आता, तो हम क्यों बुलाएं उसको? ठीक है जी, मत बुलाएं आप फिर जो आपके ऊपर मीम्स बन रही हैं, फिर जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मीम्स बन रही हैं, फिर जो लोग दूरी का इज़हार कर रहे हैं, ठीक है? वो फिर ऐसे ही चलेगा। इफ यू डू नॉट वांट अ हीलिंग टच, देन नोबडी विल गिव यू सपोर्ट। मैंने सुबह भी बोला था ये जनाबे वाला कि ऐसे नहीं होता कि फ़ौज ही सिर्फ लड़ती है, जो फ़ारूक सलीम साहब ने लिखा था, अवाम होना बड़ा ज़रूरी है, वरना अगर सिर्फ फ़ौज ही लड़ती तो अफ़गान नेशनल आर्मी भी थी भाईजान। अमेरिका की भी उसको सपोर्ट थी, लड़ नहीं सकी ना एंड तक, क्योंकि अवाम साथ नहीं खड़ी थी। इस तरह फिर बहुत सारी फ़ौजें इराक में वो फ़ौज ही अगर लड़ना होता तो अमेरिका के बाद सबसे बड़ी फ़ौज इराक में कब्ज़ा कर लेती। वो तो सारी दुनिया पे कब्ज़ा मार के बैठ जाए। अवाम साथ नहीं होती, बड़े मसले हो जाते हैं। अवाम को साथ करना ये बेसिक है। कोई भी आपको कहे कि फ़ौज अकेली लड़ सकती है, हमने उसको 6700 एटमी हथियार दे दिए, नहीं लड़ सकती। अवाम की साथ होना ज़रूरी है। दूसरा नाज़रीन, एक एतराज़ मुझे ये है कि भाईजान इंडिया का एक फ़ॉरेन सेक्रेटरी आता है, वो एक 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बताता है और दफ़ान हो जाता है। हमारे यहाँ पर 5 वज़ीर आ गए, अटॉर्नी जनरल आ रहा है, वो बताएगा जी ये, और डिफेंस मिनिस्टर आ रहा है, वो ये बताएगा जी। इसहाक डार साहब हकलाते हुए, परेशानी में, पसीनों के भरे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे शर्मिंदगी हुई। फिर वो आता तारड़ आके पर्ची दे रहा ख्वाजा आसिफ को। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ उठ के डिफेंस मिनिस्टर को कहता है मोदी बुचर है। फिर आज़म नज़ीर तारड़ किस लिए बैठा हुआ है समझ नहीं आई, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर किस लिए बैठा हुआ है समझ नहीं आई। ये मीटिंग भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फॉरेन ऑफिस में नहीं हुई, पीआईडी में नहीं हुई, पीटीवी में की गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई डोंट नो व्हाई, क्या टेलीप्रॉम्प्टर पे पॉइंट्स लिख के डालने थे? एक वो करने की ज़रूरत थी, उसके बाद इतना लंबा उसको खींचा गया, ठट्ठे किए गए, बीच में नॉन सीरियस एटीट्यूड नज़र आना शुरू हो गया। इट शुड हैव बीन वेरी शॉर्ट, वेरी स्वीट, प्रिसाइज़ टू द पॉइंट। और उसके बाद मिनिस्टर्स अवेलेबल होने चाहिए थे सारे टीवी चैनल्स के ऊपर, बीपर देने के लिए, सब पे बात करने के लिए, जो सवालात पूछने थे, जिसने जो भी सवालात पूछा है, ट्रांसमिशन होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर तरीका होता है इंडिया को, आप जो इकदामात है वो उठा के मुंह पे मारते कि हमने ये किया, जा जो करना कर ले, मोदी उन लंबा चक्कर ला के दबा हो जाए इधरों। ठीक है, आपने ये किया, थिएटर एक लगा दिया। मुझे बड़ा मतलब इसहाक डार साहब का आप उठा कर देख लीजिएगा, जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो परेशान ही लग रहे थे। खैर परेशानी बनती भी है उनकी। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद और ग्वाल मंडी के स्पाइडरमैन बरतानिया से वापस अपने मुल्क से हमारे मुल्क आ रहे थे, तो एयरपोर्ट पे एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ ही लिया कि सर वो मोदी क्या कहेंगे? अब उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। इतनी मोहब्बतें हैं। अंदाजा करें, मरीम नवाज ने एक ट्वीट नहीं किया। जंग का खतरा हो रहा है, आप नेशनल सिक्योरिटी में कह रहे हैं फुल स्पेक्ट्रम जो है ऑन द टेबल है हमारा डिफेंस अरे का, जिसमें जाहिर बात है न्यूक्स भी आते हैं, टैक्टिकल न्यूक्स भी आते हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी आते हैं। मरीम नवाज ने एक ट्वीट नहीं किया। आप मुझे पंजाब का कोई वजीर दिखाते जिसने एक ट्वीट किया हो। एनएससी के बाद मेरा ख्याल है शायद एक आधा ट्वीट निकला पैथेटिक किस्म का, एहसन इकबाल साहब का। तो ज़ाहिर बात है कारोबारी मरासिम हैं नवाज शरीफ साहब के इंडिया के साथ, वो इंडिया से मोहब्बत रखना चाहते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे भी बहुत मोहब्बत है जी इंडिया से, जी इंडियन हीरोइनों से भी मुझे मोहब्बत है। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमिलेटिंग आवर कंट्री ये मोहब्बत जारी नहीं रखना चाहता। ठीक है, पाकिस्तान फर्स्ट। तो मियाँ साहब ने जवाब तक नहीं दिया। वैसे ट्विटर अकाउंट मरीम नवाज शरीफ का हर टाइम फुदक रहा होता है, आज बोला भी नहीं।
और फिर हमारे लोग कितने टोन डेफ है, हमारी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट कितनी टोन डेफ है, हमारी हुकूमत खासतौर पे कितनी बेवकूफ़ है। एक तरफ वहां पर हो रहा है कौम को, आप आज भी इमरान खान से मुलाकातें रोक रही थी पुलिस, वहां पर बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था पाकिस्तान में, तहरीक इंसाफ को मकू ठपना है। कल लाहौर में 23 पीका एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है, 23 ये वॉर टाइम सिचुएशन है जहां पर भारत कह रहा है, मोदी ने आज तकरीर की, उसने कहा भाईजान तुन के रख दूंगा, बी रेडी फॉर वॉर, अंग्रेजी में भी बोला है मोदी, ठीक है। और आप यहां पर यही काम कर रहे हैं। आज सबसे दिलचस्प सूरत हाल नाजरीन, बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी अलीमा खान साहिबा की, उमर यूब साहब की, शिबली फराज साहब की, वकला की, अदालत में गए, शर्मिंदा किया जस्टिस इनाम को, सुबह मैं बता चुका हूं कैसे किया, उसके बाद दोबारा पहुंचे, वहां पर तकरीरें की, उसे ऑर्डर लेने की कोशिश की, भाग गए जज साहब। उसके बाद आपने पूरा दिन क्या तमाशा देखा है, जरा ये आप नोट कीजिए कि पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भाग गए, अलीमा खान, उमर अयूब, शिबली फराज, चंद और लोग, नईम पंजोता साहब, ये आगे आगे थे, अदालती अमला भाग रहा था इनसे, चीफ जस्टिस के चेंबर में पहुंच गए, चीफ जस्टिस साहब वहां पर मौजूद नहीं थे, वो मफरूर आजम हो चुके थे अपनी नई पराडों पर बैठ के, डोगर साहब, ठीक है, हमने तो सुना था डोगर बड़े लड़ाके होते हैं जी, डोगर साहब मफरूर आलम हो गए, वहां पर 3 ढाई घंटे बैठे रहे ये लोग। आप वीडियोस देखें कि वो फाइल लेके जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, भाई चीफ जस्टिस को फाइल पेश कर दो, वो तमाशा, वो हिलेरियस तमाशा, कौन आपको सीरियस लेगा, कौन सा मुल्क आपको सीरियस लेगा। फिर इंडियंस आप पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक तो सही उड़ाते हैं भाई। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी मेरा ख्याल है अलीमा खान साहिबा की, बहुत उन्होंने बम्बू किस्म के काम किया, ये बिस्ती फरमा कर अदालत में खड़े होकर कह करके जनाब आप घबराए ना, आप हमारे जज, हम आपकी इज्जत करवाना चाहते हैं, तो इन्हें अदालत का एक नोटिस ले ले नोटिस। फिर ऊपर से आप देखें कैसे आप चीजें कैसे मैनेज हो रही है, डिफेंस कौन देखेगा ये मैनेज की चीजें हो रही है जी। ऊपर से अडेला जेल का सुप्रीडेंट कह रहे जी इन पे तौहीन अदालत कर दो जी, इन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनके अंदर ग्रुपिंग है, तू मामा लगने वाले ग्रुपिंग का, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर अ सरकारी मुलाजिम, यू डू योर जॉब, तेरा क्या काम है ग्रुपिंग के बताने का, कसम से वैसे ना। और इसके मैं आपको वैसे बता देता हूँ, नवीद मलिक साहब एक होते हैं, वो इनके वकील होंगे शायद सुप्रीम डयाला जेल के, और अब उन क्योंकि उन्होंने तो इन्हें अदालत दाखिल कर दिया है, तो अब शायद ये कल लग भी जाए, ठीक है। मतलब आप तमाशे देखें ज़रा, आप काम देखिए ज़रा हमारे जजेस के। फिर कहते हैं कि जी हमारी बेइज्जती भी ना करो, हमें कुछ को भी ना, हम बहुत अच्छे हैं, फिर ये कहते हैं जी हम सीरियस मुल्क है, हमारा मुल्क तरक्की भी कर रहा है, कोई घंटा तरक्की नहीं कर रहा माजरत के साथ, और कोई हमें सीरियस भी नहीं लेगा ऐसी हरकतों पर, कोई बंदा भी सीरियस नहीं लेगा। आपको जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये सारी हरकतें करनी पड़ी, उन सबका सोल्यूशन इमरान खान के पास है। यू कैन सॉल्व सो मेनी इश्यूज ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, इन 5 मिनट्स इफ यू टॉक टू इमरान खान। अब बिलावल से बात करनी पड़ी आपको, इस्टेब्लिशमेंट को रिट्रीट करना पड़ा आज नहरों के इशू पे, कम से कम 2 मई तक तो करना पड़ा आपको, ऐलान करना पड़ा कि जी हम नहीं करेंगे। उधर से ऊपर से इंडिया सर पे आके पड़ा, इधर से एहतजाज है तो इसलिए जी हम वापस जाएंगे, हम नहरों का इशू नहीं बनाएंगे। इससे पहले तो वो कहते थे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, मिनरल बिल भी नहीं, वो वाडा साहब ऐलान करते थे। तो इससे बेहतर है कंसेंसस डेवलप किया जाए, कौम को यूनिफाई करे, कौम को डिवाइड मत करे, और जो यूनिफाइंग फैक्टर है आपके पास जिसका असर है उसका फ़ायदा उठा ले। आज जो सबसे ज़्यादा कमी महसूस की वो इमरान खान साहब की थी, जो उनकी तकरीर थी, जिस तरह उन्होंने 2019 में भारत को जवाब दिया था, हमारे वज़ीर-ए-आज़म में कोई गट्स ही नहीं है, ऐसे कोई क्वालिटी नहीं है कि वो ऐसे भड़का सके। ये इमरान खान का ही कमाल था जो वो बोला है। और मैं अभी आज बैठ के ट्वीट्स पढ़ रहा था, इमरान खान का वीडियो पैगाम था, एक यूएन का पैगाम था, वो पढ़ रहा था। आपको पता चलता है कि कोई खड़ा है जो डरता नहीं है, जो बोल सकता है। उधर मियाँ साहब को देखो जी, मियाँ साहब क्या कहेंगे आप? जी मियाँ साहब मोदी ने हमें गालियाँ निकाली है, चपेड़े मारने की कह रहे, क्या कहेंगे आप? ये हमारा 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है नाज़रीन, जो इस टाइम पे लाहौर में पुरानी चीज़ों पे लगा हुआ है, दीवारें पेंट कराता है, चूने कराता है सारे कदीमा की। और जब ऐसा होगा तो फिर हमारे साथ ऐसा ही होना है, फिर किसी से क्या शिकवा करना। खैर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कंटेंट मेरा कैसा लगा, आपको मेरा अंदाज़े बयां कैसा लगा, आपको स्टोरीज जो मैं पिक करता हूँ आपके ख्याल में कोई ऑल्टर करने की ज़रूरत है। और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा मुझे ट्विटर पे भी। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।